हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज मैं आप सभी के लिए जो लेकर आई हूँ यूपी जुडिशरी, क्योंकि अब जो मेन बाधा थी जिसकी वजह से अगर हम कहीं तो वैकेंसी डिले हो रही थी, वो चीज़ आपकी शॉर्ट आउट बिल्कुल अब यहाँ पर हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा कि यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आपको 26 में देखने के लिए मिलेंगी। तो अब आप ये मत सोचिए कि अब कब आएंगी, तो अब याद रखिएगा अब आपकी कभी भी आ सकती हैं आपकी, ठीक है, लेकिन 26 में आपकी वैकेंसी ज़रूर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपकी है वो आपकी सितंबर के लास्ट और अक्टूबर में निकल कर के आ रही है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर कहूँ तो 1 अक्टूबर में बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपकी यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज यहाँ पर आ जाए। और हम लोग देखते हैं कि 2022 वाला जो पेपर हुआ था, जिसके बाद ये सेकेंड ही होगा आपका, क्योंकि अब यही देखिए कि 22 और उसके बाद आपका 26 और 26 का भी लास्ट। तो बहुत अच्छी बात है भाई, जल्दी करा लेते हैं ये लोग एग्ज़ाम वैसे कंडक्ट। तो ये चीज़ सब जानते हैं, इसके लिए समय बर्बाद नहीं करूँगी मैं यहाँ पर। यहाँ पर अब क्या है कि जो 9 माइनर लॉस थे ये आपके यहाँ पर ऐड ऑन हुए, ठीक है। जीएस के पेपर में आपके ऐड ऑन हुए। किसके पेपर में? जीएस में। मेंस में अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो मेंस में भी ना 1 लाइनर करके पूछा था, जैसे शॉर्ट में दे दिया आपको इसका। ये आपका है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम हो गया, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे इंग्लिश वाला हो गया ये द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो इसको ना शॉर्ट में दे देंगे आपको, ठीक है, जैसे MAWOPAASCA, इसका आप फुल फॉर्म बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर उसी के हिसाब से पूछेंगे तो बहुत बड़ा या ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अब ये बात करिए प्री में कैसे आया था। तो 22 में तो प्री में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट फिर भी जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था वो आपका पनिशमेंट वाले एरिया से था, ओके। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखिए बिल्कुल रिलीवेंट चीज़ें बताऊँगी। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा एक्ट रट डालना है, नहीं। इससे क्या होगा कि जो मेन चीज़ें वो हमारी छूट जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम जब कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें आप लोग देखेंगे कि इसके कितने चैप्टर्स हैं, कितने इसके जो है सेक्शंस हैं। तो ये जो हमारा एक्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपके 7 तो चैप्टर्स हैं और 32 इसमें जो है आप लोगों की धाराएं हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है अगर हम ये कहें कि भाई इसको जो राष्ट्रपति है उसकी परमिशन कब मिली, तो आपका 29 दिसंबर 2007 को मिली है। और यह जो अधिनियम आपका लागू हुआ है, यह लागू हुआ आपका 31 दिसंबर 2007 को, ठीक है। कब जाके लागू हो गया? 31 दिसंबर, क्योंकि 2 दिन बाद ही जो था ये आपका एनफोर्स करा दिया गया, कि 2007 की लास्ट डेट जो थी 31 दिसंबर 2007 को लागू भी हो गया था। अब इसका देखिए पहले चैप्टर आता है, ये आता है आपका प्रिलिमिनरी, जो प्रारंभिकता की बात करता है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब अगर हम, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट चीज़ें उन्हीं को हम यहाँ पर फटाफट पढ़ते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शन 1 देखो, हर अधिनियम का एक ही बात कहता है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना। तो ये हम लोग भी जानते हैं कि एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न पुटअप नहीं होता, लेकिन इस अधिनियम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ये है कि यह अधिनियम जो है भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी क्या होगा भाई, लागू होगा। ये लाइन जो सबसेक्शन 2 है इसमें, यानी कि सेक्शन 1 का जो सबसेक्शन 2 है, ये इसमें क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है कि यह जो हमारा एक्ट है यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी अप्लाई होगा। ये पॉइंट आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपना सेक्शन 2 पर। तो देखो सेक्शन 2 में यहाँ डिफाइन किया गया है कुछ शब्दों को, जैसे टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, टोटल इसमें 11 शब्द डिफाइन किए गए। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सेक्शन 2 में यहाँ पर 11 शब्दों को डिफाइन किया गया, जिसमें सबसे पहले आता है आपका बालक। तो बालक शब्द आपको यहाँ पर ज़रूरी याद करना है, यानी कि आपका जो है चाइल्ड शब्द को, चिल्ड्रन शब्द को ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए इस अधिनियम में जो माता पिता को या वरिष्ठ नागरिकों का जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है भाई, वो बच्चे ही तो दे रहे हैं, चिल्ड्रन ही तो दे रहे हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन का मतलब क्या माइनर बच्चों से होगा? नहीं भाई, क्योंकि अगर माइनर हो जाएंगे तो भाई उनका तो खुद ही मेंटेनेंस करना होगा ना, वो किसको मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो यहाँ बालक से मतलब है बेटा, बेटी, पौत्र और पोत्री, चारों शब्द याद रखने भाई, बेटा, बेटी, पौत्र और पोत्री, और इसमें कोई भी अवयस्क शामिल नहीं है। ये लाइन बहुत आप लोग की इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी एक बार हम यहाँ पर पढ़ देते हैं कि चिल्ड्रन मतलब
इंक्लूड्स सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर, डज नॉट इंक्लूड माइनर। माइनर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा बात मेरी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। किस पर आते हैं? मेंटेनेंस, टू बी में जिसको डिफाइन किया गया है। अब देखिए भरण पोषण, तो भरण पोषण भी यहाँ पर ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई यहाँ पर जो मेन ग्राउंड है पर्पस इज एक्ट का, वो मेंटेनेंस तो देना है पेरेंट्स को और आपके सीनियर सिटीजन्स को। तो मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी आप लोगों की? तो देखिए मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, हमारा फूड आता है, इसको हम भोजन कहेंगे, क्लोथिंग कपड़े आते हैं, रेजिडेंस आता है, और इसमें आपका मेडिकल अटेंडेंस भी है, जिनके चिकित्सक है, परिचर्या, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट। ये शब्द आपको ना याद रखने हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड है। तो आपका फूड है, क्लॉथिंग है, रेजिडेंस है, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट है, यानी कि मेडिकल अटेंडेंस है और ट्रीटमेंट, यानी कि खाना है, कपड़े हैं, निवास है, चिकित्सक के परिचर्या है और उपचार चीज़ें क्या है इसमें शामिल है। फिर हम आते हैं भाई इसमें माइनर कौन होगा फिर? तो माइनर हर जगह आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि वो व्यक्ति जिसने अभी मेजोरिटी 1875 इज डीम नॉट टू हैव अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो वयस्कता अधिनियम है ना, भारतीय वयस्कता अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग जब अगर अभी तक 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की तो आपका कौन होगा? माइनर होगा। उसके अलावा आता है हमारा भी यहाँ पर पेरेंट, माता पिता। तो माता पिता से कौन से माता पिता होंगे यहाँ पर? क्योंकि जो मेंटेनेंस किया जा रहा है भाई वो किसका होगा? पेरेंट्स का ही तो होगा। तो सबसे पहले क्या कोई भी जो चिल्ड्रन है, जो बालक है, वो केवल उन्हीं पेरेंट्स का मेंटेनेंस करेगा जो उसके बायोलॉजिकल होंगे, वही है इसमें, या और भी शामिल है? तो 2D में यहाँ पर पेरेंट शब्द को बताया गया है। और यहाँ पर पेरेंट में देखिए क्या क्या कौन किस किस को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो मीन्स बता रहे हैं, ठीक है। इनके पेरेंट मीन्स फादर और मदर, यानी कि पेरेंट से क्या मतलब है? माता पिता से पिता या माता मतलब है। अब चाहे वो कौन हो आपका? विदर, चाहे वो आपके बायोलॉजिकल हो, एडॉप्टिव हो, ठीक है, स्टेप फादर हो, या आपके स्टेप कौन हो? स्टेप मदर हो। एज द केस में भी, जैसी भी स्थिति हो, वेदर और नॉट द फादर द मदर इज अ सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि पेरेंट्स से वह माता पिता से मतलब है जो चाहे आपके जैविक हों, चाहे एडॉप्टेड हों, जिन्होंने आपका अडॉप्ट किया है, या फिर स्टेप मदर, फादर और मदर हो। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है कि 2 कंडीशन तो हमको पता रहती हैं। वो कौन सी कंडीशन है? एक तो बायोलॉजिकल के बारे में हमको पता रहता है, दूसरा एडॉप्टिव। बायोलॉजिकल वो जैव है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, एडॉप्टिव जिन्होंने आपको दत्तक लिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अलग जो एक स्टेप आ जाता है वो है आपका स्टेप मदर एंड फादर, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स की कैटेगरी में इनको ज़्यादातर शामिल नहीं किया जाता, बट यहाँ पर मेंटेनेंस के मामले में इनको इंक्लूड किया गया है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या नहीं। इससे क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर भाई सीनियर सिटीजन की एज डिसाइड की गई है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर यह बात कही है पेरेंट के शब्द के अंतर्गत। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 2F में, जो प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है, क्योंकि प्रेस्क्राइब ई में आप कर सकते हैं, बट ये आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी से मतलब क्या? प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, जहाँ पर एनी काइंड लिखा हो ना, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की संपत्ति। तो यहाँ पर अगर हम जानेंगे तो किसी भी प्रकार में की आपकी, जैसे मूवेबल भी आ गई है, इमूवेबल भी आ गई है, ठीक है, एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक संपत्ति भी आ गई है, सेल्फ एक्वायर्ड भी है, टेंजिबल भी है, ठीक है, मूर्त, इंटेंजिबल भी है, अमूर्त, ठीक है, एंड इंक्लूड्स राइट इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, और ऐसी भी संपत्ति जिसमें क्या है आपका अधिकार या हक निहित हो। समझ रहे हो ना? तो प्रॉपर्टी में ना एनी काइंड शब्द से सारी चीज़ें शामिल इन्होंने यहाँ पर कर ली हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये चीज़ें तो ठीक है, बट एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड का भी मतलब आप यहाँ पर ध्यान रखना, ओके। उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव में कौन व्यक्ति आएंगे? तो रिलेटिव में ऐसे, रिलेटिव से मतलब ऐसे लोगों से है, तो ऐसा लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलेस, जिसके क्या है? जो निसंतान है, ठीक है। सीनियर सिटीजन हु इज़ अ माइनर एंड इज इन पोजेशन और ऑफ और वुड इनहेरिट इन हिज इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, यानी कि रिलेटिव से मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ऐसा सीनियर सिटीजन जो चाइल्डलेस है, तो वो उसका कौन है? लीगल हेयर है। तो वो क्या होगा उसका? लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? माइनर नहीं होना चाहिए। और वो जो आपका कौन था? जो सीनियर सिटीजन है ना, उसकी मृत्यु के पश्चात प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के पोजेशन में जाएगी या वो इनहेरिट में प्राप्त करेगा।
तो भाई अब यहाँ पर रिलेटिव भी वही माना जाएगा और उसकी मेंटेनेंस भी वही व्यक्ति देगा। अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन कौन होगा, 2H जय में बताया गया है। सीनियर सिटीजन से मतलब क्या है, तो देखिए सीनियर सिटीजन से मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक, कोई भी व्यक्ति, मीन्स एनी पर्सन, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो भारतीय नागरिक हो, हु अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव, जिसने 60 यानी कि 60 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसमें आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला 60 ईयर्स, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स और एबव, जिसने 60 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो। ओके, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको याद करने, जैसे मैं एक बार फिर रिकॉल करा देती हूँ। जब अगर आपसे पूछा जाएगा चिल्ड्रन, 2A में डिफाइन किया गया, इसमें कौन कौन इंक्लूड्स हैं, सन है, डॉटर है, ग्रैंडसन, ग्रैंड मदर। लेकिन क्या चिल्ड्रन में यहाँ पर आपका माइनर शामिल है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपका जो है माइनर शामिल नहीं है। मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, फूड है, क्लॉथिंग है, रेजिडेंस है, मेडिकल अटेंडेंस है और ट्रीटमेंट है। ठीक है, माइनर रेयर पूछा जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर नहीं पूछा जाने वाला। पेरेंट में कौन कौन शामिल है, तो मोस्टली यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या स्टेप फादर और मदर भी शामिल है, तो बिल्कुल है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर इसमें आपका जो है H है, ये सीनियर सिटीजन, तो कितने एज तक का होगा सीनियर सिटीजन, 60 ईयर्स या उससे ऊपर का। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा डेफिनेशन क्लॉज। उसके अलावा कि जो डेफिनेशन क्लॉज के आपके पोर्सन से स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, वेलफेयर हो गया, तो यहाँ से ऐसा कोई मेनली प्रश्न हमारा नहीं पूछा जाता। बट आप अगर आप चाहें तो इनको अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पर, तो लेकिन मैं अगर बात करूँ तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप यहाँ पर वेलफेयर पढ़ रहे हो तो ये महत्वपूर्ण है, वेलफेयर आप कर सकते हो, के में डिफाइन है। वेलफेयर से मतलब क्या है, ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, कल्याण। तो यहाँ पर यानी कि मीन्स प्रोविज़न, मतलब ऐसे उपबंध हैं जो भोजन, हेल्थ यानी कि आपका फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स, ठीक है, या फिर आपका जो अदर एम्यूनिटीज़ नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन को इनमें से कोई ये सारी मतलब सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये क्या उनके कल्याण के लिए है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 3 हम लोग देखते हैं, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। ठीक है, कि अगर ये अधिनियम किसी भी एक्ट पर के साथ इनकंसिस्टेंसी अगर रखता है तो भी ये क्या होगा, आपका इफेक्टेड माना जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एनीथिंग अगर इनकंसिस्टेंसी रखता है ना किसी अदर लॉ से, फिर भी क्या होगा आपका, ये वैलिड माना जाएगा। ओके, अब फिर हम यहाँ पर आते हैं चैप्टर अपना 2 के अंदर। तो आप लोग समझ गए, जो चैप्टर 1 था वो क्या था, वो प्रिलिमिनरी था, यानी कि प्रारंभिक था, जिसमें आपके कहाँ से कहाँ तक के सेक्शंस थे, आपके 1 से 3 तक के सेक्शंस थे। उसके बाद शुरू होता है आप लोगों का चैप्टर 2, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, यानी कि माता पिता और सीनियर सिटीजन का क्या भरण पोषण, जो कि आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सेक्शन 4 से आपका कहाँ तक आएगा, 18 तक आएगा। बिल्कुल, ये सेक्शन 4 से 18 तक आपका आता है। ठीक, अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले तो मेंटेनेंस, किन पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन्स का किया जा सकता है, मेंटेनेंस के लिए आपका आवेदन कौन कर सकता है, डिस्पोजल कैसे होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इसी में देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। पहले आप लोग जो चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं उनको आप कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे ही हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इस एक्ट के जितने भी MCQs हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बशर्ते बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अभी इन एक्ट से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप केवल उतनी ही चीज़ें पढ़ें जितना आपके लिए बेनिफिट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर अभी से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके किसी फ़ायदे का रहेगा नहीं, बाकी जो अदर लॉज हैं, अदर GS है, वो आप लोगों की छूट जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी चैप्टर 2 कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।